आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। ये कहानी है मराठा साम्राज्य की, एक ऐसी ताकत जो दक्कन की पहाड़ियों से उठी और जिसने मुगल सल्तनत को सीधी टक्कर दी। पर सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर कैसे एक अकेले लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिखरे हुए मराठाओं को एक किया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत मुगल साम्राज्य के सामने खड़ा हो गया? चलिए इसी कहानी को समझते हैं। देखिए, मराठों की असली ताकत का राज उनकी जमीन में ही छिपा था। महाराष्ट्र की ये जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां और ये अजय किले आप देख रहे हैं, यही उनका सबसे बड़ा हथियार थे। इन किलों ने उन्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजिक बढ़त दी जिसका मुगलों के पास कोई जवाब नहीं था। तो कहानी शुरू होती है शिवाजी महाराज के शुरुआती दिनों और उनके विजन से। एक ऐसा राज्य जो इन्हीं किलों की बुनियाद पर खड़ा होने वाला था। शिवाजी का सपना सिर्फ जंग जीतना या इलाके पर कब्जा करना नहीं था। उनका मकसद बहुत बड़ा था, स्वराज। स्वराज यानी एक आजाद, खुद का राज, एक ऐसा राज्य जिसकी अपनी राजनीति हो, अपनी अर्थव्यवस्था हो और अपनी संस्कृति हो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पूरी तरह से नए भारत का सपना था। अच्छा, अब सोचिए, मुगलों की इतनी विशाल सेना के सामने मराठे आखिर टिके कैसे? इसका जवाब है गुरिल्ला युद्ध, या जिसे गनीमी कावा भी कहा जाता था। वो अपनी जमीन का कोना कोना जानते थे। बस इसी का फायदा उठाकर वो बिजली की रफ्तार से हमला करते और पहाड़ों में गायब हो जाते थे। इस टैक्टिक के आगे बड़ी बड़ी सेनाएं भी कुछ नहीं कर पाती थी। और शिवाजी की चतुराई का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? उनका आगरा से वो हैरत अंगेज पलायन। सोच कर देखिए, औरंगजेब की सबसे सुरक्षित कैद में होते हुए भी उन्होंने फलों और मिठाइयों की टोकरियों का इस्तेमाल कर भागने का एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी भी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। ये घटना उनकी दूर की सोच और हिम्मत को दिखाती है। जंग जीतना एक बात है, लेकिन एक अच्छा साम्राज्य चलाना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए अब शिवाजी की सैन्य रणनीतियों से आगे बढ़कर उनकी प्रशासनिक काबिलियत को देखते हैं जिसने उनके राज्य को इतना मजबूत बनाया। किसी भी मजबूत राज्य की पहचान उसके बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन से होती है। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल बनाया जो आज के कैबिनेट की तरह था। 8 मंत्रियों की एक काउंसिल। इस टेबल में आप देख सकते हैं, हर मंत्री का काम बटा हुआ था। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री और मुख्य न्यायाधीश तक। ये सिस्टम इस बात को पक्का करता था कि पूरा राजकाज सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि एक पूरी टीम पर चले। 25%। ये नंबर आपको शायद छोटा लगे, लेकिन यही 25% मराठा साम्राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी। पर ये था क्या? इसे कहते थे चौथ। ये एक 25% का टैक्स था जो उन इलाकों पर लगाया जाता था जो सीधे तौर पर मराठा राज में नहीं थे, और बदले में मराठे उन इलाकों को किसी भी बाहरी हमले से बचाने की गारंटी देते थे। ये एक तरह से प्रोटेक्शन मनी थी। बहुत ही शानदार रणनीति थी जिससे न सिर्फ खजाना भरता था बल्कि मराठों का दबदबा भी दूर दूर तक फैलता था। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आया। सत्ता का जो केंद्र था वो धीरे धीरे खिसकने लगा। तो चलिए अब कहानी के इस नए मोड़ को समझते हैं। ये तस्वीर उसी महान शासक की है जिसने इस साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो सिस्टम जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था वो वक्त के साथ बदलने लगा। यहाँ पर जो बदलाव आया उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ था शिवाजी का सेंट्रलाइज्ड राज जहाँ सारी ताकत छत्रपति यानी राजा के हाथ में थी, लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा होता गया उसे संभालना मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे ताकत प्रधानमंत्री यानी पेशवा के हाथों में आ गई और जो अलग अलग रीजन के सरदार थे वो ज्यादा पावरफुल हो गए। तो आखिर ये पेशवा थे कौन? पेशवा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल होने वाला एक फारसी शब्द है। शुरुआत में तो ये सिर्फ एक मंत्री का पद था, लेकिन धीरे धीरे ये पद इतना ताकतवर हो गया कि पेशवा ही मराठा साम्राज्य के असल शासक बन गए और छत्रपति बस नाम के राजा रह गए। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। ये वो वक्त था जब पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों का भगवा झंडा अटक से लेकर कटक तक लहरा रहा था। ये टाइमलाइन मराठा साम्राज्य के पूरे सफर की कहानी बताती है। 1674 में शिवाजी के राज्याभिषेक से शुरू होकर पेशवा बाजीराव प्रथम के दौर में साम्राज्य का तूफानी विस्तार,
फिर 1761 में पानीपत की वो भयानक लड़ाई और आखिर में 1818 में अंग्रेजों के हाथों मराठा शक्ति का अंत। साल 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये मराठा इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय था। अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के हाथों मिली इस हार ने मराठा ताकत को बहुत बड़ा झटका दिया था। लेकिन मराठों की सबसे खास बात थी उनकी हार न मानने की जिद। पानीपत की इतनी बड़ी हार के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सिर्फ 10 साल के अंदर 1771 में उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति को दिखाता है। मराठा साम्राज्य के लिए आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती न तो मुगल थे और न ही अफगान। वो एक नई और बहुत चालाक ताकत थी जो समंदर के रास्ते से आई थी, अंग्रेज। अंग्रेजों और मराठों के बीच भारत पर कब्जे के लिए 3 बड़े युद्ध हुए। सच तो ये है कि उस वक्त भारत में अंग्रेजों के सामने अगर कोई असली चुनौती थी तो वो मराठे ही थे। लेकिन आखिर में मराठा सरदारों की आपसी फूट और अंग्रेजों की बेहतर सैन्य प्लानिंग की वजह से मराठा साम्राज्य का सूरज डूब गया। ये एक लाइन मराठा साम्राज्य की अहमियत को साफ कर देती है। इसका मतलब है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो उनके सामने कोई कमजोर मुगल सल्तनत नहीं थी, बल्कि उस वक्त की सबसे बड़ी भारतीय शक्ति मराठा खड़े थे। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। शिवाजी के स्वराज्य के सपने से लेकर पूरे भारत पर छा जाने तक अंग्रेजों के आने से ठीक पहले भारत के इस आखिरी महान साम्राज्य की असली विरासत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचना बहुत जरूरी है।